नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। गूंज की शुरुआत न्यूज 18 इंडिया पर हो चुकी है। लोकसभा में कल यानी 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश हुआ है ना। बजट के पेश होने के बाद विपक्ष की तरफ से पूरे बजट को लेकर एक मुद्दा बनाया गया और मुद्दा यह बना कि कई राज्यों को, खास करके विपक्ष के जो पार्टियों के द्वारा शासित राज्य है, उनको उनका जायज हिस्सा नहीं मिला है। विपक्ष का एक और जो बड़ा आरोप था वो ये कि सरकार ने बजट का ज्यादा हिस्सा उन राज्यों को दिया जहां एनडीए के घटक दल पावरफुल है, आंध्र प्रदेश और बिहार, और केंद्र की सत्ता के लिए बीजेपी को उनकी जरूरत है। इसीलिए उन्होंने इशारा किया और इन्होंने इस चीज को पूरा कर लिया। अब साफ साफ बिहार और आंध्र प्रदेश, इन दोनों का जिक्र फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने किया भी था। लेकिन पहले मैं चाहती हूं कि आप, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, बजट को लेकर इनके आरोपों को बहुत गंभीरता से सुनिएगा। मैं कभी नहीं देखा, और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम खंडन करते हैं। ने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। दार्जिलिंग से वोट लेते हैं, वोट का टाइम में बड़ा बड़ा बात करते हैं, वादा करते हैं, और वोट आ जाने के बाद, हो जाने का बाद दार्जिलिंग को भूल जाता है। सिक्किम को मिलने दो, हमारा कोई इतराज नहीं है, लेकिन सिक्किम को मिलना और बंगाल को डिप्राइव करना दार्जिलिंग को, दिस आई कैन नॉट सपोर्ट। ये आरोप विपक्ष के हैं। आरोप के लिए बड़े और कड़े शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ है, जैसे संघवाद यानी फेडरलिज्म खतरे में है, सरकार बचाओ बजट है। ये स्लोगन का इन स्लोगन्स को लेकर प्लकार्ड बकायदा विपक्ष पार्टी के जो सांसद हैं वो संसद भवन के गलियारे में लेकर आज प्रदर्शित करते हुए दिखे। ऐसे में अब सवाल ये है कि इन आरोपों में दम कितना है, ये फेक है कि रियल है, ये सच है या सिर्फ एक नैरेटिव बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है। संसद चलने में हर एक मिनट में आपका हमारा पैसा जाता है। देश के सरकारी खजाने से 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष के जो सांसद हैं, अगर सदन की जगह बाहर हंगामा कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ तो रिसर्च किया ही होगा। ये मैं मानकर तो चली रही हूं। समझदार व्यक्ति ये मानकर चलेगा कि इतने बड़े प्लकार्ड्स तैयार किए गए हैं, नारेबाजी की जा रही है, सब इकट्ठा हो गए हैं, इसका मतलब पूरा होमवर्क किया गया होगा। इनके जितने भी विशेषज्ञ हैं, रिसर्च टीम जो है, उन्होंने गहन मंथन, चिंतन और रिसर्च के बाद तय किया होगा कि फेडरलिज्म खतरे में है। इस राज्य को ज्यादा मिला, आंध्र प्रदेश को मिला, बिहार को मिला और बाकी किसी को मिला, है ना। बाकी तो नहीं कर सकता ऐसे कोई, लेकिन आंकड़े हमारे पास भी हैं, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। आंकड़े कह रहे हैं कि सरकार ने राज्यों को पैसे के बंटवारे में जो फॉर्मूला हमेशा से अपनाया जा रहा है, और वो बंटवारे का फॉर्मूला, डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है। अगर टैक्स में हिस्सेदारी की बात करें तो 1994 और 95 इतना पीछे गए हैं। 1994 और 95 जब केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तब उनके बजट में सबसे ज्यादा किसको मिला था? किसको मिला था? ये साल 94 और 95 की बात करिए। उत्तर प्रदेश टैक्स हिस्सेदारी ये 3883, टैक्स हिस्सेदारी का प्रतिशत कितना है? 15.1%। अब इधर आइए, बिहार दूसरे नंबर पर 2732 और हिस्सेदारी कितनी है? 11.19%। और ये करोड़ में अमाउंट है, ठीक है ना, ऊपर लिखा भी हुआ है हमने, करोड़ों में 3883 करोड़। दूसरे नंबर पर बिहार 2732 करोड़, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश
1847 करोड़ रुपए। फिर 2003 और 4 में आ जाइए, ये देखिए आपके सामने है। तब कौन था सत्ता के केंद्र में? अटल बिहारी वाजपेयी। उस वक्त के बजट में भी टैक्स का सबसे ज्यादा हिस्सा किसका था? देख लीजिए आप, फोटो खींच लीजिए इसकी। उत्तर प्रदेश 12,200 करोड़, लगभग 207 करोड़। प्रदेश को टैक्स में 19% उसकी हिस्सेदारी मिली थी। दूसरे नंबर पर बिहार था, बिहार को 7,912 करोड़ रुपए मिले। बिहार की हिस्सेदारी कुल टैक्स में कितनी हुई? 11.58। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल पहुंच गया। फिर बंगाल को, पहले आंध्र था याद रखिएगा, फिर बंगाल पहुंचा, तब 5,177 करोड़ रुपए मिले। उनकी हिस्सेदारी कितनी हुई? 8.11। फिर अब 2009 और 10 में आइए, केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब भी टैक्स की हिस्सेदारी पाने में पहले नंबर पर कौन? उत्तर प्रदेश। 2009 और 10 में 33,031 करोड़ रुपए मिले, हिस्सेदारी वही थी करीब 19%। बिहार को 18,909 करोड़ रुपए मिले, हिस्सेदारी थी 11%। तीसरे नंबर पर वापस आंध्र आ गया, 12,613 करोड़ रुपए मिले और हिस्सेदारी कितनी? 7.35%। आपके सामने ये सब कुछ। अब 13 और 14 में आएगी, केंद्र में मनमोहन की ही सरकार थी। आखिरी बजट पेश हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश की टैक्स हिस्सेदारी 19। दूसरे नंबर पर देख लीजिए बिहार, कितनी हिस्सेदारी? 10.91। और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, इसकी हिस्सेदारी भी रख लीजिए। पश्चिम बंगाल को 2013-14 में 25,269 करोड़ रुपए मिले, यानी 7.26% की हिस्सेदारी। अब आ जाइए मौजूदा बजट की बात करिए। साल क्या है? 2024 और 25। राज्य उत्तर प्रदेश, टैक्स की हिस्सेदारी आपके सामने है। 24 और 25 मोदी 3.0 के पहले बजट में उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा टैक्स का हिस्सा मिला था। अमाउंट 2,23,737। हिस्सेदारी वही है, लगभग 18%, पहले 19 थी। बिहार वही दूसरे नंबर पर है, अमाउंट कितना है? 1,25,444 करोड़ रुपए है, हिस्सेदारी कितनी है? 10%। तीसरे नंबर पर कौन है? मध्य प्रदेश आ गया है। कभी पश्चिम बंगाल होता था, कभी आंध्र प्रदेश होता था, लेकिन अब बारी आ गई मध्य प्रदेश की। अमाउंट कितना मिला? 97,906 करोड़, हिस्सेदारी कितनी रही? 7.8%। अब इन आंकड़ों को देखकर बताइए कि मोदी सरकार ने टैक्स बंटवारे यानी राज्यों को पैसे देने के फॉर्मूले में ऐसा क्या बदलाव कर लिया? 1984 से टैक्स बंटवारे में उत्तर प्रदेश और बिहार को सबसे ज्यादा पैसा मिलता रहा है। तीसरे नंबर पर कभी महाराष्ट्र रहा, कभी बंगाल रहा, कभी आंध्र रहा, कभी आज मध्य प्रदेश है। आंध्र के बंटवारे के बाद जाहिर है वो टैक्स का हिस्सा पाने वाले टॉप 5 राज्यों से बाहर हो गया। सवाल उठाया जा रहा है कि संघवाद को खत्म करने की कोशिश हो रही है। टैक्स के पैसों को केंद्र सरकार जिस तरह से 75 सालों पहले बांटा करती थी, मौजूदा सरकार ने भी वैसे ही बंटवारा किया है। और ऐसा है नहीं है कि बंटवारा मनमर्जी से किसी भी सरकार ने कर दिया हो। इसके लिए बकायदा एक नियम बना हुआ है ना संविधान में, और नियम क्या है वो भी आपको बता देती हूं। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और वित्त आयोग कौन है? वही जो टैक्स की हिस्सेदारी तय करता है। वित्त आयोग ही राज्यों को क्या हिस्सा मिलेगा उसकी सिफारिश करता है। राज्यों को आबादी, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी इनकम, राज्य का घाटा कैसे कम किया जाए, उसके जो प्रयास राज्य द्वारा किए जा रहे हैं, उसी के आधार पर हिस्सेदारी मिलती है। यानी मोदी सरकार ने टैक्स बजट के आवंटन में ना तो कोई बदलाव किया है, ना ही कोई फॉर्मूले से छेड़छाड़ की है। फिर यह सवाल उठ रहा है कि संघवाद खतरे में है, राज्यों को सही हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। इस सवाल की जड़ में राज्यों से मिलने वाले टैक्स है, समझ लीजिए। जीएसटी कलेक्शन के मामले में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात, ये टॉप 5 स्टेट्स टैक्स के मामले। कर्नाटक और तमिलनाडु में जब भी केंद्र में के विरोधी पार्टी की सरकार होती है तो हिस्सेदारी कम मिलने का मुद्दा उठाया जाता है। लेकिन अगर उनकी बात मान भी ले तो देश में जो ज्यादा टैक्स देता है उसे सबसे ज्यादा सुविधा पाने का हक है ना। लेकिन सरकार तो हर नागरिक को बराबर ट्रीट करती है। फिर राज्यों के आधार पर ऐसी मांग क्यों हो रही है? और दूसरा सवाल यह है कि अगर टैक्स बंटवारे का फॉर्मूला ही गलत है
तो जब केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी तो उन्होंने इसको क्यों नहीं बदला? अब सिर्फ विरोध के लिए विरोध क्यों हो रहा है? और सवाल तो यह भी कि क्या संसद और देश का वक्त गलत मुद्दे उठाकर बर्बाद नहीं किया जा रहा है? क्योंकि आंकड़े तो साफ कह रहे हैं कि राज्यों को पैसे बंटवारे जो हुआ है पैसों का, वो वैसे ही हुआ है जैसे पहले हुआ करता था। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन सभी से आपका मैं तारुफ करवा देना चाहती हूं। और इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी तमाम प्रवक्ता सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तहसीन पूनावाला कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आरजेडी से शक्ति सिंह यादव हैं और बकायदा आज शक्ति सिंह यादव ने एक ट्वीट भी किया है और उस ट्वीट में बकायदा उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ये जो बिहार को इन लोगों ने जो कुछ दिया है बजट में, वो कोई नई बात नहीं है। इसके प्रावधान तो बकायदा पहले ही किए जा चुके थे और उन्होंने शब्दशः ये बताने की कोशिश की है सिलसिलेवार तरीके से कि वो कौन कौन से वक्त पर उस फला प्रोजेक्ट में कितना पैसा दिया था। अच्छा, हमारे साथ आपको बता दें कि किशोर तिवारी भी जुड़ चुके हैं, जो उद्धव गुट के, शिवसेना वाले उद्धव गुट के नेता हैं, और राष्ट्रीय लोक मंच के माधव आनंद, अर्थशास्त्री शरद कोहली जी, ये सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत तहसीन मैं इसलिए आपसे कर रही हूँ, व्हाट इज दिस अबाउट फेडरलिज्म? तहसीन, क्या मतलब फेडरलिज्म? क्या? अभी मैंने पूरा खाका आपके सामने रख दिया है। जिसकी जितनी संख्या भारी, आप ही कहते हैं ना, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है उतना पैसा उसे वहां दिया जा रहा है। ये झूठे प्लकार्ड क्यों? थैंक यू रूबिका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। तो आपका शो का जो पूरा अगर उसका मैं एक संक्षेप में 2 या 3 लाइन में बता दूं, तो महाराष्ट्र, मेरा जिस राज्य से मैं आता हूँ, महाराष्ट्र की पावन भूमि, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, हम लोगों ने गलती की कि हम लोगों ने हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल में रखा। हम लोगों ने गलती की हम इंडस्ट्रियलाइज हुए। हम लोगों ने गलती की हम डेवलप हुए। हम लोगों ने गलती की हमने डाइवर्सिटी लाए। ये हम लोगों की गलती है। तो आप हमारा हम जब 100 रुपया कंट्रीब्यूट करते हैं, हमें कुछ पैसे मिलते हैं। मैं उत्तर प्रदेश या बिहार के पावन संविधान का प्रावधान है। मैम, इस प्रावधान के तहत ये फैसला है। रूबिका जी प्लीज, रूबिका जी प्लीज, या किसी और के जाने की वजह से नहीं, चूंकि आपने कहा तो मैं उसे क्लियर कर रही थी। मैं अपनी बात समाप्त कर दूं, फिर आप बोलिए। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं। हम 100 रुपया कंट्रीब्यूट करते तो हमें चंद पैसे मिलते। मैं किसी और राज्य को मदद मिले उसके खिलाफ नहीं हूँ, उनको मिलना चाहिए। अगर वे गरीब राज्य है, उनको डेवलपमेंट के लिए पैसे मिलने चाहिए। लेकिन पैसे कहाँ से आते हैं? सेंटर के पास। सेंटर के कोई रेवेन्यू मॉडल है नहीं, वो तो आते हमारे पास से, मेरे राज्य से आते, कर्नाटका से आते, तमिलनाडु से आते। हमारा पैसा लेकर अगर हमसे इनजस्टिस करें, मुझे उनको आप मदद कीजिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमसे इनजस्टिस क्यों कर रहे हैं? ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं उदाहरण देता हूँ, फ्लड्स आए तमिलनाडु में, 37,000 करोड़ की जायज मांग की एमके स्टालिन साहब जो मुख्यमंत्री थे, वो रिजेक्ट कर दिया गया। सिद्धरमैया साहब उसमें उस मांग में मैं इन्वॉल्व था। हम लोग जब पेपर बनाए सेंटर को, हमने सबमिट किया। हमने क्या कहा, आप चावल 10 रुपये से आप दे रहे शराब मैन्युफैक्चरर्स को, हमें दीजिए हमारे गरीब लोगों को देने को, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए ना हमारे साथ। क्या है हमारी गलती? क्या है? हम सबके लिए हमारे दरवाजे खुले रखते हैं। अच्छा, अब जो विमेन्स रिजर्वेशन बिल आएगा, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जो विमेन्स रिजर्वेशन बिल माननीय प्रधानमंत्री ने पास किया, उसके पहले आपको करना होगा डीलिमिटेशन में उत्तर प्रदेश और बिहार के स्टेट्स के सीट्स बढ़ेंगे। और सीट्स किसके कम हो गए? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, जो हम लोगों ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया। ये तो सही नहीं है ना। हमने तो जो आपने कहा, सरकार ने कहा, उसको फॉलो किया, हमने मेहनत की, हम इंडस्ट्रियलाइज हुए। करूंगी, ठीक है। लेकिन तहसीन पूनावाला, 60 साल से ज्यादा आप लोगों की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही। अगर आपको ये फॉर्मूला नापसंद था तो आप बदल देते। आज आप लोग चीखे मार रहे हैं, प्लकार्ड्स लेकर संसद भवन में खड़े हुए हैं कि फेडरलिज्म, अरे संघीय ढांचा इससे कैसे खतरे में आ जाएगा? प्रभु, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। बिल्कुल आ रहे, मेरा पैसा मुझे नहीं मिल रहा है। आपके लिए तो संविधान भी अचानक खतरे में आ जाता है। आपको लगता है कि प्रेम शुक्ला, उनकी पार्टी और मोदी अगर सत्ता में आ गए तो छिन्न भिन्न कर देंगे संविधान को? नहीं हुआ ना। ये आपका जो नैरेटिव है वो कभी कभी ओवर द टॉप नहीं चला जाता है।
अब एक बार प्रेम शुक्ला जी से पूछ लेती हूँ। तहसीन पूनावाला आरोप लगा रहे हैं आप लोगों ने भेदभाव किया है, संघीय ढांचा खतरे में आ गया आप लोगों की वजह से। जी रूबिका जी, हालांकि आपने उनके सारे आरोपों को पहले ही निराधार सिद्ध कर दिया है, फिर भी रूबिका जी कृपा करके आदरणीय तहसीन पूनावाला जी बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 270 के में जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था के अनुकूल ही बजट में जो है लोगों राज्यों को जो टैक्स का डिवोल्यूशन, टैक्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किस तरह से धन का बंटवारा करना है, ये उसके तहत हुआ है या नहीं। आपने 1994-95 का भी दिखाया, 2009-10 का भी दिखाया, 2013-14 का भी दिखाया, 2024-25 का भी आपने किस तरह से लोगों राज्यों में बंटवारा संसाधनों का किया गया है ये आपने स्पष्टता से कहा। तो श्रीमान तहसीन पूनावाला जी कृपा करके बता दें कि ये ज्ञान कि दक्षिण के राज्यों की आबादी वहाँ टैक्स ज़्यादा आता है, बावजूद उसके वहाँ आप धन कम देते हैं, ये 1994-95 में श्रीमान राहुल गांधी की माताजी श्रीमती सोनिया गांधी और उनके द्वारा संचालित सरकार, जो तभी पीछे से उनका काम चलता था, 1994-95 में भी 10 जनपद जो है वो रनिवास था, उस रनिवास से जो है जो निर्देश जाते थे, जो 100 करोड़ रुपए जो है राजीव गांधी फाउंडेशन को देते थे, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये संतुलन क्यों नहीं साधा। और 2009-10 में तो जो है यूपीए की चेयरपर्सन होने के नाते वो ऐसा है ना अन्याय किया, ऐसा आपको लगता है? भाई 700 ऊपर बजट के पन्ने, जरूरी नहीं है ना कि सबके सब पढ़ें। आप लोगों ने नाम और निर्मला सीतारमण जी ने तो नाम जो है वो बकायदा बिहार और आंध्र प्रदेश का लिया, तो मैसेज जो आप देना चाहते थे रूबिका जी, गलत तरीके से भी तो जा सकता है ना। नहीं रूबिका जी, ये जो अनुच्छेद 270 है इसको तो सबको, जो भी सरकार का के संचालन में शामिल सामान्य लोग भी इस बात को जानते हैं कि बजट का जो आवंटन है राज्यों को, उसका बेस क्या है, ऑलराइट, उसमें संशोधन कर देना चाहिए था ना। शक्ति सिंह जी भी यहाँ पर गांधी एक बार कह देती संशोधित हो जाता। वो संशोधन मुझे एक लाइन कहनी है, तहसीन साहब मेरी बात सुन लीजिए ना एक बार, मेरे पांचों और मेहमान अपनी बात रख ले, एक ही लाइन, मौका दूंगी। एक ही लाइन, अच्छा एक ही लाइन, बोलिए एक ही लाइन। देखिए, जब यूपीए की सरकार थी, पॉपुलेशन पे जो वेटेज था वो 10 परसेंटेज पॉइंट्स था। इस सरकार में 15 परसेंटेज पॉइंट्स हो गए। यानी कि इस सरकार ने क्या इंसेंटिवाइज किया है कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो तो आपको ज्यादा फंड्स मिलेंगे। ये इस सरकार ने 15 फाइनेंस कमीशन ने उसको इंसेंटिवाइज किया है। 10 परसेंटेज पॉइंट्स। मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन शक्ति सिंह यादव जी, ये आपका ट्वीट मेरे सामने है। पहला पॉइंट बक्सर को लेकर, दूसरा पॉइंट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर, तीसरा गया के डोभी में बन रहे राज्य के पहले इंडस्ट्रियल पार्क को लेकर, फिर उसके बाद पूर्णिया एक्सप्रेस की डीपीआर की बात आपने चौथे पॉइंट में कही है, और आखिर में कहा है कि मैं चैलेंज करता हूं कि जवाब नहीं दे पाएंगे नीतीश कुमार जी, मुझे पूरी गारंटी है। आप ये बात कह रहे हैं कि बिहार को जो मिला है वो पहले से तय था, बिहार में बजट का एलोकेशन अब हुआ है। रूबिका जी, मैंने कहा कि बिहार के साथ जो लोग इस तरह के प्रोपगंडा करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार को पैकेज मिला, हमने पहले भी कहा कि जिन योजनाओं के डीपीआर पहले से सबमिट था, इसके गवाह देश के वर्तमान जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी जी हैं वो हैं, उसके फुटेज भी मेरे पास है, वो सारे उस गवाह के वो साक्ष्य हैं। उस समय वो हुआ जब ये टूरिज्म मिनिस्टर थे तेजस्वी जी, उसी समय बोध गया का कॉरिडोर की बात हुई, जब विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हुई थी, तो वो उसी समय इसका भी किया गया था। वो जो कार्यालय खोलने की बात कर रहे हैं वह भी उसी समय की बात है। सवाल ये उठता है कि जिन चीज़ों की स्वीकृति के संदर्भ में प्रस्तावित चीज़ें थी उसको आप योजना की स्वीकृति दी है, ना कि आर्थिक पैकेज दिया है। हमारी आपत्ति यह है कि पूरे तौर पर कहा जा रहा है कि बिहार को, और बिहार के मुख्यमंत्री पता नहीं सरकार पर किस तरह के दबाव और छापे पड़े हैं अप्रत्यक्ष तौर पर, जिसके कारण डर कर करके इसको पैकेज मानने की भूल करते हैं। एक सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, कोई भी पैकेज का अर्थ ये होता है कि राज्य को अगर हम दे रहे हैं 20,000, 25,000, 50,000 करोड़, तो राज्य तय करता है कि इन पैसों को हम किस रूप में, कहाँ और किस मद में खर्च करें, उसे पैकेज कहा जाता है। अगर भारत की सरकार और वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा सदन के अंदर में बजट अगर ले कर रहे हैं और बजट संबोधन में बिहार का जिक्र करते वक्त एक लाइन का याद रखिएगा, ये सभी बैंक के कर्ज पर हैं,
ये कोई अलग से नहीं है। हाँ। ये बैंक के कर्ज की चर्चा भी की गई है, एडीबी की चर्चा भी की गई है। तो जब ये सारे चीज है, इसको आप जिस तरह से प्रोगंडा करके बिहार को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है, बिहार को ये मिल गया, बिहार को ये मिल गया। आप ये कह रहे हैं ये सारी चीजें तय जो है मेरे मुद्दे 2022 में ही तय हो गए थे, डीपीआर, कार्यालय और वो जो सैंक्शन यहाँ पर अमाउंट है। माधव आनंद जी और प्रेम शुक्ला जी, फिर मैं आपको मौका दूंगी। माधव आनंद जी, आप तो खुद बिहार से ताल्लुक रखते हैं, जी जी बताइए। जी रूबिका जी, देखिए जो ये केंद्रीय बजट की जिस तरह ये लोग प्रशंसा करने के बजाय तरह तरह की जो है आलोचनाएं कर रही है, मुझे लगता है कि उसको विपक्ष के जितने भी लोग हैं उनको अपना चश्मा उतारकर चश्मा बदले और पुनः इस बजट का एनालाइज करें। आप देखिए कि कांग्रेस की जो चरित्र रही है, कांग्रेस जब सत्ता में भी थी तब भी बिहार वासियों के साथ दोहरा मापदंड अपनाने का काम करती थी, उनको धोखा देने का काम करती थी। यही राहुल गांधी जब चुनाव प्रचार में गए थे, लोकसभा चुनाव प्रचार में गए थे, उस समय यह कहते थे कि एनडीए की सरकार बिहार पे विशेष ध्यान नहीं दे रही है, वहां के पलायन को रोकने का काम नहीं कर रही है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बजट में 60,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं, एक मिनट शक्ति जी, 60,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं दी। और मैं कहता हूं रुबिका जी, यह 60,000 ही नहीं है, यह 60,000 ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं जो आपने कहा कि बजट बहुत लंबा होता है, तो लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं बिहार को सौगात के रूप में मिली है, जहां हम लोग को गौरवान्वित महसूस होना चाहिए था। हम लोग के लिए ऐतिहासिक दिन है। कह रहे हैं कि ये तो पहले से ही दे दिया गया था, आप लोगों ने अपना अमाउंट बड़ा सा दिखाने के लिए जो है, अच्छा रूबिका जी, वो आपने इसको बजट में ऐड कर लिया। अच्छा रूबिका जी, मैं एक मिनट रूबिका जी, शक्ति भाई को मैं जानता हूं, शक्ति भाई कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने इन सारे मुद्दों पे जैसे बातचीत गडकरी जी से की थी। शक्ति भाई यह भी कहा कि जो परियोजनाएं होती है, परियोजनाओं को हम आर्थिक पैकेज नहीं मानते हैं। क्या ये चाहते हैं कि जैसे इनके जेब में पैसा जाना चाहिए? अरे भाई, पैसा परियोजनाएं के लिए ही मिलती है। जब परियोजनाएं वहां चलेगी, जब वहां प्लांट लगेगा आपका, जब पावर प्लांट लगेगा तो रोजगार का सृजन होगा, जब आपको वहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा तो रोजगार का सृजन होगा। शक्ति जी, अपने ज्ञान वर्धन थोड़ा कर लीजिए। शिकायत उन्हीं चीजों की होनी चाहिए, 10 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद मेरे दो और मेहमान। शक्ति जी 10 सेकंड में शक्ति जी, बड़ा आरोप, शक्ति जी बड़ा आरोप, आप लोग इस पर अपना कंट्रोल इसलिए चाहते हैं ताकि पैसा आपकी जेब में जा सके। अच्छा ये बताइए, हंसी के सिवा क्या कहूंगा? इतिहास रहा है, इन लोगों का इतिहास रहा, पूरा इतिहास देखिए ना, इतिहास रहा। अब इनको जानकारी नहीं है, कांग्रेस के लोग मेरा सवाल शक्ति जी से, धकेलने का काम किया। शक्ति जी को जवाब दीजिए। चिल्लाएंगे, ये बेसलेस बात करेंगे। मैं दो बात पूछता हूं, बिहार में रेल इंजन कारखाना बना, मैंने कहा था बिहार में, उसके बाद में चक्का फैक्ट्री बना, तो क्या वो पैकेज है? इसको स्वीकारते हो? नंबर एक, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने दिया था 53,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में हुआ था, क्या वो पैकेज है? यूपीए गवर्नमेंट के अंदर में 35,000 करोड़ रुपया जब रघुवंश सिंह देश के ग्रामीण विकास मंत्री थे, एक मुफ्त बिहार को मिला ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए, क्या वो पैकेज है? अगर वो पैकेज है तो मैं इसे पैकेज कबूल करता हूं। सवाल नंबर 2, लेकिन सवाल नंबर 3 सामने हमने पूछा, 1,000 करोड़ जो राज्य सरकार अपने मत से, राज्य सरकार अपने मत से एनएच पे खर्च किया, वो अभी तक वापस नहीं कर पाया। और ये जो फ्लड्स आ रही हैं, 21,400 करोड़ जो है परपैती के लिए है ना, 11,500 करोड़ बाढ़ के लिए है, रुबिका जी, है ना। अब ये तो नया पैसा है ना रुबिका जी, ये आपदा प्रबंधन है, ये आपदा प्रबंधन है। फिर एक बात नहीं, सुन लीजिए, बिहार के लिए कोई भी योजना आएगा मैं उसको धन्यवाद करूंगा, लेकिन तरीके अगर गलत रूप से इसको परोसने की कोशिश की जाएगी तो प्रतिकार करूंगा। बिहार का अपमान हो रहा है, बिहार को यह मिल गया, बिहार को बड़ी सौगात मिल गई। बिहार का अपमान हो रहा है, वहां दीदी जो पहले से प्रस्तावित था उसकी स्वीकृति मिल गई, इसको लेकर के है तो बात। अरे सुनिए, आप कह रहे हैं बिहार को नहीं मिला, इंडस्ट्री आप कह रहे हैं बिहार को कुछ नहीं मिला। शक्ति सिंह यादव और बंगाल से आप ही की दीदी बोल रही है कि देखिए बिहार को सब कुछ मिला है, बंगाल को कुछ नहीं मिला है, आंध्रा को सब कुछ मिला है और बंगाल को कुछ नहीं मिला है। वहां महाराष्ट्र में तहसीन पूनावाला, मेरे सवालों को फिर, मैं सवालों को नहीं सर, मोटा मोटी जो सवाल, मेरे सवालों को अलग तरीके से मत ले जाइए। नहीं, मैं आपके सवालों को नहीं ले जाऊंगी। मैंने कहा कि सब बिहार को मिला, लिख दिया है,
लेकिन आप जो कुछ मिला और कह उसका रहे मैं वो हैं, कहा। आपके साथी कुछ और कह रहे हैं। अब मैं तरीके तिवारी जी पर का मेरे रुख कर सवाल लेती है। हूं। तिवारी जी एक तय कर लीजिए, आप लोग क्या चाह रहे हैं? बिहार को मिला है बहुत पैसा कि नहीं मिला है? महाराष्ट्र को आप कह रहे हैं नहीं मिला है, सरकार कह रही है एक फॉर्मूला है प्रभु, तय फॉर्मूला है, उसके तहत जितना आपको मिलना चाहिए था मिला है। नहीं, मैं नहीं बता रहा हूं। मेरे जो डेप्यूटी सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने बोला महाराष्ट्र को बहुत कुछ मिला और उसकी एक लिस्ट दे दी। इसमें नागपुर पूना मेट्रो को जो पहले से ही काम चल रहा है उस पे टोटल लिस्ट तो इन्होंने गिनी 7,000 करोड़ की, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपया ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट पे चल रहे हैं, जिसको सरकार ने पहले ही पिछले बजट में ही दिया हुआ है। अब मुझे बताइए कि महाराष्ट्र सरकार ने, देखो रूबिका जी, बहुत महत्व का है कि महाराष्ट्र सरकार ने अपने पे 8 लाख करोड़ रहते हुए एक लाडली बहन योजना डिक्लेयर की, किसानों को राहत डिक्लेयर की, ये सब 1 लाख करोड़ के घर में जाती है। तो हमें ऐसा लगा कि बीजेपी की जो करारी हार हुई महाराष्ट्र में, उसके बाद जो किसान आत्महत्या का प्रश्न है या विदर्भ मराठवाड़ा के किसानों का प्रश्न है या सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न है, इस पर केंद्र सरकार लक्ष्य देते हुए हमें हमारा जो ड्यू है वो आवंटित करेगी। अब मैं बता रहा हूं कि हमारा टोटल आवंटन जो है उसमें ही हमें आधे से ज्यादा कट कर दिया गया। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, हमारी बुनियादी मांग थी कि आप जीएसटी से एग्जम्प्ट करें पेस्टिसाइड को, फर्टिलाइजर को और सीड को, तो एग्रीकल्चर। दूसरी बात थी, हमारी बात थी कि मनरेगा का जो काम है वो किसानी के काम को भी उसमें इंक्लूड करे। और मेरे तीसरी पास तो महत्व सारे की बात आंकड़े हैं थी, तिवारी जी, मेरे पास तो सारे आंकड़े हैं। आपकी अरे मांग मेरे है। सामने भाई, आंकड़े रखे। नहीं, मेरे भी सामने एक आंकड़े रखे सर। मैं एक बगैर आंकड़ा आंकड़ों बता की दो। नहीं बात करती हूँ, मैं बगैर आंकड़ों हाँ, की बिल्कुल बताइए बात एक नहीं आंकड़ा। करती हूँ। तिवारी एक जी, आंकड़ा बताइए। नहीं सुनिए, अब एक सेकंड सुनिए। एक मिनट, आप एक मिनट, एक मिनट, मांग रूबिका को जी, लेकर तो मैं सारे एक राज्यों बात की ऐड सब कर मांग लेता होती हूँ। है, और एक मैं बात ये नहीं मैं कह ऐड रही हूँ कर कि लेता हूँ। नाजायज मांग होती है। मैं कहती हूँ हर राज्य को चाहिए कि उसे सबसे ज्यादा रूबिका एलोकेशन जी, हो, मैं एक ताकि ऐड वो कर लेता अपने लोगों को अच्छे से वहां पर फैसिलिटेट कर सके, है ना, नहीं, राज्यों की मैं पूर्ति कर आपके सके। चैनल पे अब रूबिका जी, 2014 से पहले भी मैंने देखा है सर कि क्या आवंटन हुए हैं महाराष्ट्र को, और आज भी देख रही हूँ। जरा आप मैं लोग- बात कर लूं। नहीं, आप बात करिए, पर ये समझ कर करिए ना कि आप जो ये माहौल बना रहे हैं कि संघीय ढांचा बर्बाद हो गया है, ये लोग बायस्ड लोग हैं, ये भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं, डोंट लाई ना, ये गलत है, ये झूठ है। नहीं, एक बात मैं पूरी कर लेता हूं कि जो आवास, पंतप्रधान आवास योजना में 3 करोड़ रुपए मकान देंगे। अरे ये जो मकान की साइज बताते हैं उसको 10 लाख रुपए खर्चा आता है, और ये राज्य के अंदर ओके। अर्बन एरिया में ओके। अर्बन एरिया में 15% और रूरल एरिया में 10% का अनुग्रह देते हैं। तो क्या इससे सुनिए घर सर, बनते हैं? दूसरी बात मैं बता रहा प्रेम हूँ, शुक्ला जी की कर्म भूमि भी रही है महाराष्ट्र, है ना, तो अभी अगर भी अगर अभी कम बम्बई में आवंटन रहते है, हैं। अभी भी रहते हैं, ठीक वो है, बम्बई में नहीं रहते हैं। अभी भी रहते हैं, राजनीति का केंद्र उनका भले ही कहीं और का हो, लेकिन वो कर्म सर भूमि रही मुंबई है। को महाराष्ट्र से बाहर कर दिया तिवारी जी। हाँ, लेकिन ये नहीं, बताइए, मुंबई को महाराष्ट्र से बाहर कर दिया तिवारी जी आपने। मैं क्यों करूंगा बम्बई। हाँ नहीं, ऐसी आप कह रहे हैं, आप ऐसा कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं? श्रीमती सोनिया गांधी के करीब जाते ही आप ऐसा कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं? रूबिका जी, मैं एक बात बोलूं, हैं, देखिए मुंबई महाराष्ट्र से मुझे बाहर ना- नहीं जाने देंगे, ध्यान रखना। देखो विदर्भ मराठवाड़ा आप कुछ के भी कर किसानों लें, के लिए कितना क्या भी दिया, सोनिया एक गांधी के बात चरणों में बीत जाए, मुंबई के साथ समझौता नहीं। अरे मुझे तो पूछने ही नहीं दिया। अब आप ही बता दो प्रेम शुक्ला जी, महाराष्ट्र के लिए क्या मिला जी। और महाराष्ट्र सरकार की योजनाएं कैसी अब मैं आपसे चलेगी, कृपा- वो बता दो। कृपा बता करके अब दो। आप सुन लीजिए श्रीमान तिवारी जी, कृपा करके सुन लीजिए। अभी कृषि, और आपने पहला मुद्दा जो कृषि का उठाया, अब कृषि के आप मुद्दे को भी बताइए। देखिए कैसे आप लोगों को भ्रमित करते हैं तिवारी जी। अब आप बता रहे कृषि से संबंधित उपकरणों को जीएसटी से बाहर करना चाहिए, ये निर्णय बजट में होता है क्या? ये जीएसटी काउंसिल में निर्णय होता है। तो जब आप बुनियादी बात को ही दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे प्रेम हैं, शुक्ला जीएसटी जी। काउंसिल में आप महाराष्ट्र का
आपके जो कांग्रेस के साथी हैं हाँ। कोई मुद्दा क्यों नहीं लेकर आते? तो यही इस वक्त बहस चल रही है कि बजट में जिस तरीके से एलोकेशन हुआ है बजट का अलग अलग राज्यों को, वो भेदभावपूर्ण तरीके से हुआ है। ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। संसद में आज बकायदा प्लकार्ड्स लहराए गए थे कि संघीय ढांचे को सबसे बड़ा खतरा है। शरद कोहली जी हमारे साथ यहाँ पर है, तहसीन पुनावाला बस वक्त दीजिए मुझे, और हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी हैं, शक्ति सिंह यादव जी भी हैं, माधव आनंद जी भी हैं और शिवसेना के तिवारी जी भी हैं। लेकिन शरद कोहली साहब, ये बजट क्या दूसरे बजट से अलग है, अलहदा है, और जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि फेडरलिज्म को इन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया है? रूबिका, मुझे कहीं से ये अलग नहीं दिखाई देता है। ये बजट आम जैसे बजट आते हैं उसकी तरह है। हर बजट वैसे यूनिक होता है, वो अलग बात है। पर जो ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं कि हमें इतना नहीं मिला और उनको इतना मिल गया, मुझे गालिब का एक पुराना शेर याद आता है रूबिका, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले बजट के प्रावधान फिर भी कम निकले। शायद इसी से रिलेटेड कुछ बात चल रही है। अब देखिए, हमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये बजट 6 महीने बाद दूसरा बजट आना है, और 6 महीने बाद दूसरा बजट आएगा, और ये सरकार का इस एनडीए 3.0 का पहला बजट है। तो पहले से हम कंक्लूड कर लें, या कुछ राज्य ये कंक्लूड कर लें कि भाई उनको मिल गया, हमें नहीं मिला। अब जो रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड है, उसको सारे में बांटना होता है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई, यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात की गई, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई, एनर्जी शरद क्षेत्र कोहली की बात साहब, की गई। तहसीन पुनावाला जो कह रहे हैं कि हमने पॉपुलेशन को नहीं बढ़ाया, हमने टैक्सेस ज्यादा दिए, तो क्या हमने बुरा किया? इसका खामियाजा ऐसे भुगता जाएगा कि हमें एलोकेशन में बजट कम दिया जाएगा। तहसीन पुनावाला, शरद जी स्क्रीन पर। देखिए, जो डेटा रूबिका आपने प्रेजेंट किया था वो डेटा मेरे पास भी है कि आप अगर पिछले सारे बजट्स उठा के देखेंगे तो जिस आधार पे एलोकेशन हुई है, और ये तहसीन भी इस बात को जानते हैं, आप हिस्टोरिकली जाएंगे, पर कैपिटा इनकम हो गई, पॉपुलेशन हो गई, जो भी क्राइटेरिया फाइनेंस कमीशन बनाती है वो क्राइटेरिया शुरू से फॉलो किया जा रहा है। उसमें कोई नई परंपरा निकल के नहीं आई है। और सबसे बड़ी बात, आप कहीं से शुरुआत करेंगे, अगर पहली शुरुआत आप कर रहे हैं तो आगे आने वाले मुझे लगता है रूबिका, हाँ। मुझे लगता है कि बहुत प्री मैच्योरली अगर ये प्रोटेस्ट संसद में देखने को मिल रहा है, हाँ। इस प्रोटेस्ट को मैं प्री मैच्योर भी कहता हूं। ओके, तहसीन 30 सेकंड में जवाब दीजिए। मैं शरद जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट है, लेकिन यहाँ पर छोटी सी मैं एक बात उनसे पे ऐड करना चाहता हूँ। 15 फाइनेंस कमीशन में जो डिविसिव पूल का जो फॉर्मूला था उसमें स्पेशली 2 प्रावधान किए गए। एक, स्टेट के एरिया को ज़्यादा वेटेज दिया गया, इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश और बिहार को ज़्यादा फंड्स मिलेंगे केरला के मुताबिक। दूसरा वेटेज दिया गया था टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन में, बट इन स्टेट्स के टोटल फर्टिलिटी रेट हाई। अब केरला का पहले 1.6 है, महाराष्ट्र का 1.6 है, डिक्लाइन कितना होगा, लेकिन यहाँ का ज्यादा होगा, स्टेट को ज्यादा पैसा मिलता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक बार, शरद भाई एक मिनट, शरद भाई प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, शरद भाई नॉट फेयर, शरद भाई नॉट फेयर, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। मैं एक घंटा बैठता हूं, मैं प्लीज, मैं अपनी बात आने दीजिए, वो फिर ट्विटर पे आती नहीं, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। अब मैं बता देता हूँ, महाराष्ट्र 1 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट करता है। नहीं, मैं बताता हूं, क्योंकि मेरी बात आती नहीं है, मैं अपनी बात रख दूं, उसके बाद आप बीच में ना बोले शरद भाई, आप उसके बाद मुझे काउंटर कीजिए। महाराष्ट्र 1 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट करता है, उसे 8 पैसा मिलता है। कर्नाटका 1 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 14 पैसा मिलता है। तमिलनाडु 1 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 17 पैसा मिलता है। अब मैं लास्ट चीज बता देता हूं। अब देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है नए फॉर्मूला 15 फॉर्मूला से 2021 से लेकर 2026 तक, उत्तर प्रदेश को मिला 1 लाख करोड़ रुपए, 1,02,000 करोड़ रुपए, और बिहार को मिला 1,02,000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश को मिला 1,90,000 करोड़ रुपए, यानी उनके टोटल रेवेन्यू का उनको मिला 67 और 42%। लेकिन तेलंगाना को कितना मिला? 21,000 करोड़ रुपीस, उनके रेवेन्यू का 28%। अब आप देखिए, पॉपुलेशन तेलंगाना ने कंट्रोल किया, तेलंगाना ने ज्यादा टैक्स भरा, उसको मिला 20%, उत्तर प्रदेश को मिला 60%। शरद कोहली, जो आप नंबर्स दे रहे हैं मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। चलिए, मैंने 1 मिनट के लिए स्वीकार कर लिया, हालांकि मेरे पास बहुत सारी कैलकुलेशन है, शो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछता हूं, क्या ये इस एनडीए 3.0 का आखिरी बजट था? क्या ये आखिरी बजट था? ये तो अभी पहला बजट। और दूसरा सवाल, क्या 1 फरवरी को 6 महीने बाद, 1 मिनट, क्या 1 फरवरी को 6 महीने बाद अगला बजट नहीं आना है? क्या हम ये कंक्लूड कर ले कि ये जो आवंटन हुआ है ये पहला और आखिरी आवंटन था, इसके बाद किसी भी स्टेट को कुछ भी नहीं मिलने वाला, फाइनेंस कमीशन खत्म हो जाएगी और ये बजट मेकिंग प्रक्रिया यही खत्म हो जाएगी। इस फेवर में हूं कि सारे राज्यों को मांगना चाहिए और भर भर के मांगना चाहिए।
कि हमारी झोली जनता के लिए भर दीजिए, लेकिन आप लोग जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं शरद जी, अब मैं क्योंकि आखिरी पड़ाव में पहुंच रही हूँ, प्रेम शुक्ला जी और शक्ति जी की बात रह जाएगी, माधव जी की और तिवारी जी की। 20 सेकंड, हाँ, रुबिका सिर्फ 20 सेकंड आपकी इजाजत हो तो हाँ। मुझे बताइए, अगर मेरे पैर में दर्द है तो क्या मेरा बायां हाथ और दायां हाथ एतराज करेगा कि आप गोली क्यों खा रहे हैं? जहां पर ज्यादा दर्द है अगर वहां पर दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है? इतनी बढ़िया बात कही है, लेकिन पॉलिटिक्स में हाथ ही हाथ का दुश्मन हो जाता है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। आप सोचिए ना, ये सबसे ज्यादा तो यहीं पर दिक्कत है। लेकिन शक्ति सिंह यादव और प्रेम शुक्ला जी, अब मैं चाहती हूं कि बहुत ईमानदारी से इस मसले पर डिस्कस कर लीजिए। शक्ति यादव, प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि आपने जो दिया वो बेवकूफ बना कर दिया, बाकी इनके साथी ये कह रहे हैं कि आपने इनको दिया, बाकी सबको बेवकूफ बना दिया। देखिए देखिए, अखिलेश यादव ही इनके समधी की समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब सबसे बड़ी आपत्ति तो जो है लालू जी के समधी अखिलेश यादव ने ही कर दी कि आपने बिहार को ज्यादा दे दिया। अभी महाराष्ट्र के हमारे किशोर तिवारी पूछ रहे थे कि क्या दिया महाराष्ट्र को। किशोर जी 69,770 करोड़ महाराष्ट्र को सिर्फ रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में मिला है। 1,000 करोड़ रुपए MUTP 3 प्रोजेक्ट के लिए मिला है। 600 करोड़ जो है विदर्भ के लिए मिला है। ये पूछ रहे थे शक्ति जी 26,000 करोड़ रुपए जो है वो एड के रूप में दिया जा रहा है, जो वहां पर डेवलपमेंट एड करने का उसके लिए दिया जा रहा है। अब आप जो है, अभी कल आपकी एक प्रवक्ता आई थी और मुझसे कह रही थी कि 2008-9 में जो है, सॉरी 2013-14 में 30,000 करोड़ रुपए सिर्फ जो है मनरेगा में दे दिया गया था। साहब 33,000 करोड़ कुल बजट ही था। और आपकी प्रवक्ता का दावा ये था कि 30,000 करोड़ के लिए बिहार को मिल गया था। शुक्ला जी, लेकिन यहाँ प्रवक्ता शक्ति जी झूठ का पहाड़ खड़ा करते हैं। शक्ति जी, प्रेम जी सुन लीजिए मेरी बात। प्रेम जी आपके सवालों में ही जवाब है। आपने कहा कि 26,000 करोड़ दिया मैंने, वो पैकेज नहीं भाई साहब, डिफरेंट प्रोजेक्ट पर दी जाने वाली राशि है जो भारत सरकार की योजनाएं हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब कंसर्न स्टेट इशू का सवाल आएगा तो एक सेकंड अब सुन तो लीजिए। नहीं तो फिर डिफरेंट, तो फिर तो आप परिभाषा बदलनी पड़ेगी ना। परिभाषा बदल दीजिए कि नहीं परिभाषा बदल दीजिए कि जो मिलता है राज्य सरकार को जो मिलने वाली नंबर 1 पैकेज उसको कहते हैं, पैकेज उसको कहते हैं कि जो राज्य सरकार, तो इसका मतलब कि चोरी कर रहे नीतीश कुमार चोरी करवा रहे हैं, आप सरकार कर रहे हैं, पुल धंस रहा है। जब स्टेट कंसर्न, मेरे पास वक्त की कमी है। असलियत यह है जो शरद कोहली ने कही है कि ये तो पूरा एक गुलदस्ता है ना, अलग अलग फूल है, अलग अलग राज्य है, जिसको ज्यादा जरूरत है हिसाब से उसे दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि मनमर्जी से, बाकायदा फॉर्मूला तय है, तो फिर ये ताव क्यों?